आज की टेस्ट सीरीज के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, आपको बताना है कौन एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहला दे रहा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। तो याद रखिए दोस्तों, एस्बेस्टस के मामले में अगर हम बात करें तो दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। पहली तो ये कि इसकी भंडारण जो है किसके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा ये कि इसकी उत्पादन में कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो दोनों ही मामलों में राजस्थान जो है ये पहले स्थान पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों अगर सीसा की बात करें तो सीसे के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। अगर हम जस्ता की बात करें उसमें पहला स्थान है। अगर हम तांबा की बात करें उसमें पहला स्थान है। ठीक है, तो ये ऐसे चीज है जिसमें राजस्थान का भंडारण भी ज्यादा है और उत्पादन भी ज्यादा है। तो दोनों ही प्रश्नों को ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है, यानी कौन सा जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, आपको बताना है। ठीक है, सभी नाम वहीं से संबंधित है। पहला दे रहा है दोस्तों, पहला दे रहा है योकोहामा बंदरगाह, दूसरा दे रहा है हिरोशिमा नागासाकी तो पता होगा आपको, जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, और तीसरा दे रहा है हिटाची, चौथा दे रहा है कागोशिमा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है योकोहामा। ठीक है, योकोहामा जो है ये सबसे व्यस्त पत्तन माना जाता है। लेकिन एक चीज बता दूं, इससे भी ज्यादा व्यस्त पत्तन है जो कि जापान की राजधानी है टोक्यो। याद रखिएगा, टोक्यो भी एक तरह का बंदरगाह है दोस्तों, वहां पर भी बंदरगाह है, समुद्री पत्तन है और ये जापान का सबसे व्यस्त है। एक रीजन तो ये बनता है, दूसरा यह कि जापान की राजधानी है, इस वजह से और ज्यादा आता है। लेकिन अब यहाँ पर टोक्यो का ऑप्शन तो दे नहीं रहा, तो नंबर 1 पे टोक्यो याद रखिए और नंबर 2 पर कौन सा है, योकोहामा। ठीक है, योकोहामा याद रखिए, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर पे, ये पहले नंबर पे दिया तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इत्मीनान से सोच के बताइए, विषुवत रेखा किसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा को, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री लाइन को। इसके उत्तर की तरफ में उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ में दक्षिणी, या उत्तर की तरफ में उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ ध्यान से आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी काटती है। ऑप्शन दे रहा है जायरे नदी है, फिर दे रहा है नाइजर नदी है, फिर दे रहा है नील नदी है और अमेजन नदी है। ठीक है, 4 नदियों के नाम दे रहा है और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर। तो याद रखिए दोस्तों, एक्चुअली में जो आप लोग किताबों में पढ़ते हो वो है कांगो नदी। ठीक है, क्योंकि कांगो देश एक पड़ता है अफ्रीका में, उसके पास से नदी बहती है तो कांगो। लेकिन कांगो को ही जायरे नदी कहा जाता है या जायरे को ही कांगो नदी कहता है, ये आपको याद रखना है। तो जायरे जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जायर नहीं जायरे होता है, जायरे। ठीक है, तो जायरे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए, आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि मकर रेखा जो है, मकर रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो दोस्तों, उसको मकर रेखा कहा जाता है। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो उसके लिए भी याद रखिए लिम्पोपो नदी है। कौन सी, लिम्पोपो नदी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये भी आपकी अफ्रीका में बहती है। तो यहाँ के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्न को सही सुमेलित कीजिए। लंदन है, एंटवर्प है, रॉटरडम है। ठीक है, रॉटरडम होता है रॉटरडैम, अच्छा हैम्बर्ग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए कि कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए रॉटरडम होता है, रॉटरडम एक जगह है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा सही है और कौन कौन सी नदी के किनारे आपको बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नदियों के नाम दे रहा है। ठीक है, लंदन जो है दोस्तों ये किस नदी के किनारे है, तो लंदन का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, लंदन किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए लंदन जो है दोस्तों ये टेम्स नदी के किनारे, किसके किनारे है, ये लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है। एंटवर्प किस नदी के किनारे है, सेल्ट नदी के किनारे है। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। और रॉटरडम जो है दोस्तों ये राइन नदी के किनारे जर्मनी में। और हैम्बर्ग जो है ये हल्बे क्या, इसका नाम इल्बे है। क्या नाम है, हल्बे नहीं इल्बे नदी है। ठीक है, हल्बे नहीं है, इल्बे। तो इतना पढ़ लीजिए ना कि आपको सही गलत खुद से दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ सिटी थे, दूसरी तरफ नदियों के नाम है। करा विश्व का धान जीन बैंक कहां पर स्थित है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टेक्निकल बना दिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप कहोगे सर फिलीपींस के मनीला में है। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि विश्व धान जीन बैंक कहां पर है, तो आप कंफ्यूज हो गए। अरे वहीं पर है, याद रखिए वहीं पर क्या है, धान जीन बैंक भी है और वहीं पर विश्व चावल संग्रहालय भी है, वहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र भी है। सभी के लिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। ठीक है, अगला देखिए, करें नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन दे रहा है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन,
एक मिनट, नगरीकरण। अच्छा आप बताओ नगरीकरण दोस्तों किसको कहा जाता है? तो जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे अब नगर की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? नगर में रहेंगे तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उनको अच्छा रोजगार मिल जाएगा, उनको जो है अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएंगे, अच्छी संचार व्यवस्था मिल जाएगी, अच्छी हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्कीम्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि गांव में नहीं होते हैं। अच्छा पेयजल मिलेगा, उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए जगह मिलेगा। इसीलिए तो लोग गांव छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं? शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब आप बताइए कि नगरीकरण के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? कह रहा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन। सही बात है। अरे लोग कितने तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं, आप ये भी तो देखो। तो यानी पहला वाला तो सही है। दूसरा दे रहा है कि नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। नगर में अच्छी तरह की बढ़िया गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थाएं, चाहे आप कोचिंग की बात कर लो, स्कूल कॉलेज की बात कर लो, टीचरों की बात कर लो, ट्यूशन की बात कर लो, हर मायने में आगे है। चौथा दे रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर होता तो लोग शहर की तरफ क्यों आते? मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है और पहला और दूसरा क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही है। आगे देखिए, कह रहा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण? 1935 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कह रहा है महत्वपूर्ण क्यों है? पहला ऑप्शन दे रहा है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में कहीं कहीं लिखा है 3/4, कहीं कहीं लिखा है 2/3। तो दोनों ही बातें सही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा फंडा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था उसकी ज्यादातर बातों को हमने अपने संविधान में शामिल किया है। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रहा है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। नहीं, भारत को स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर अब इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है? नहीं, इसमें इस समय भारत विभाजन की कोई बात ही नहीं चल रही थी। भारत विभाजन 1946-45 से आया है, ठीक है। कर इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई, ये भी गलत है। तो आपके लिए दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ये बहुत बड़ा अधिनियम था। इसमें कुल मिलाकर के 451 धाराएं तैयार किया गया था, 15 परिशिष्ट यानी भाग तैयार किए गए थे। इतना बड़ा होने की वजह से ही इसमें बहुत सारे कानून विधियों का उल्लेख किया गया, तभी हमारे संविधान में शामिल भी किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कारण नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपको फोकस करना है, ठीक है। नीति आयोग के विषय में कौन सा सही नहीं है? पहला दे रहा है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। अच्छा कब गठन हुआ था दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था? जो प्लानिंग कमीशन था उसको समाप्त करके उसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया था, ठीक है। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये वाला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ना ना ना, बस गलत कर दिया यहीं पे दोस्तों, इसमें कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष माना जाता है। ये कोई नया नियम नहीं है, योजना आयोग में भी यही काम होता था। भारत का जो प्रधानमंत्री होता था वो अध्यक्ष माना जाता था। तो जब उसकी जगह पे नीति आयोग आया है तो इसमें भी भारत का प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? गलत है। और आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं, तो यही वाला उत्तर राइट हो जाएगा। बाकी 2015 में बना था और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे जो इसका मुख्य उद्देश्य है ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, ग्राम स्तर पर योजना तंत्र का विकास करना है, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जाती है खास करके ग्रामीण वासी लोगों के लिए, उनके तक ये स्कीम जो है पहुंच पाए। तो ये देखना किसका काम है? नीति आयोग का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी सही है, 2 वाला गलत है। कह रहा भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष कौन नहीं रहा है? अपने अपने समय में देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों अपने समय के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, बीते हुए समय आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी थे, और इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष तो थे ही थे, कब? जब इनकी सरकार बनी थी 2014 के बाद, 2014 तक, ठीक है, 4 से 14 के बीच में। तो इस समय क्या थे? इस समय ये अध्यक्ष ही तो रहे होंगे। जाहिर सी बात है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री पद पर थे, यानी ये अध्यक्ष भी थे, वित्त मंत्री रह चुके 1991-92 के दौरान, ठीक है, और उसके अलावा आपके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी की बात करें दोस्तों, प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति बीते समय में थे। तो क्या ये थे कि नहीं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कोई बनाए गए थे कि नहीं? तो ये भी बनाए गए थे, ठीक है। पी चिदम्बरम दोस्तों इनका नाम जो आता है याद रखिए, पी चिदम्बरम कभी भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। इस तरह का क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में देता है ना, उसका मतलब यही होता है कि वो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ते भी तो नहीं हो, ठीक है। और हम लोग को ये भी लगता है कि पता नहीं इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा, ठीक है, कि कौन क्या क्या रहा है याद करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, बट याद रखिए। और बाकी मॉन्टेक एस अहलुवालिया, ठीक है,
ये तो शुरुआत में ही थे उपाध्यक्ष, इसको भी याद रखेगा। तो याद रखिए पी चिदम्बरम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करा निम्नलिखित को सही सुमेलित कर दीजिए फटाक से, और आपको बताना है यहाँ पर अनुच्छेद दे रहा है और आप कौन सा कहाँ पर सही होगा, अनुच्छेद जा करके मैच करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं फटाफट। करा कि यहाँ पर 323A, जल्दी से बताइए दोस्तों, 323A जो है ये, इसमें क्या बताया गया, 323 की बात करा ना, 325 से तो आपका निर्वाचन आ गया है, तो 325 का 324 से निर्वाचन आ गया है, तो 324 में निर्वाचन है, और 323 उसके ठीक पहले लोक सेवा, तो 315-20 पे चला गया, और 323 पे आप कर लीजिए दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण, यही हो सकता है, क्योंकि 324 में निर्वाचन चला जाएगा, और 320 और 330, तो 330 जो है दोस्तों, 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए, तो ये वाला हो जाएगा, और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया। हाँ, तो ये सही हो जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन एक ही है, तो ये प्रशासनिक अधिकरण ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप मैच करा लीजिएगा कूट देख करके कौन सा सही है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति इसमें से क्या निलंबित कर सकता है? करा सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, या अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को कर सकता है। देखिए क्या निलंबित कर सकता है आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इत्मीनान से समझकर उत्तर देंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति उसके पास है, या फिर अनुच्छेद 19 में। तो याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, और ये कहा गया है कि वो कभी भी निलंबित नहीं हो सकता, ठीक है। और 21A की जो बात कर रहा है वो तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है, वो भी निलंबित होने का वो है, ठीक है। और जो 20-21 है दोस्तों, याद रखिए 20 और 21 दोनों ही ऐसे हैं जिसको सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 वो भी याद रखिएगा, बट अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित करने की शक्ति यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है राज्य विधानसभा, इत्मीनान से पढ़ेगा, लोकसभा की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? भारत के संविधान के, ठीक है, किस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व का स्थान दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये बताया गया अनुच्छेद 333 में। कहा बताया गया? अनुच्छेद 333 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 330 जो है वो SC/ST के बारे में सीट आरक्षण देता है, लेकिन कहां पर? लोकसभा में। अनुच्छेद 331 जो है ये आंग्ल भारतीयों के बारे में बात करता है, बट कहां पर? लोकसभा में आंग्ल भारतीय, ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए 331, ठीक है। और 332 जो है ये राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए क्या करता है? SC/ST के लिए राज्य में करता है, ठीक है। और 333 देखिए तो सिंपल है, ये ऊपर के दोनों लोकसभा और नीचे के दोनों राज्यसभा, बस राज्यसभा कर रहा हूँ, विधानसभा, बस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। करा पंचायती राज सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित करते हैं भाई पंचायती राज व्यवस्था को? करा संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती में, अवशिष्ट सूची में। तो याद रखिए पंचायती राज जो है ये संविधान की 7वीं अनुसूची में लाया गया था और राज्य सूची का विषय माना जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुल 5 विषय हैं, तो जिसमें से एक ये भी आता है पंचायती राज, ये राज्य सूची का विषय है, गलती मत करिएगा। कह रहे भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संघ परिवर्तित करता है? कौन सा बदलता है, या कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद नहीं, कौन सा ऐसा संशोधन है जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाता है? तो याद रखिए 69, ठीक है। 69 अनुच्छेद जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके लिए 1991 में ये पारित किया गया था, ठीक है। और इसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिए 2 समिति बनी थी, जिसमें से इंपॉर्टेंट थी बालाकृष्णन समिति, ठीक है। कौन सी? बालाकृष्णन समिति। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके पहले एक न्यायमूर्ति थे, जज थे, इनका नाम था RS सरकरिया, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में एक दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति बनाई गई थी। बाद में बालाकृष्णन कमेटी बनाई गई और उसने जब अपना रिपोर्ट दिया तो उसी के बाद 69वां संशोधन किया गया। कब किया गया ये भी आपसे डेट पूछ देता है, तो 1991 में किया गया और दिल्ली को जो था उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, किस
अनुच्छेद में इसके बारे में व्याख्या है, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो याद रखिए 239 क में, ठीक है। क और ख दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क और ख दोनों 239। आगे बढ़ते हैं। तरह निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का मापन करता है? ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। बताइए गरीबी की तीव्रता का मापन कौन करता है? कह रहा मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों बहुआयामी, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, अब उसके माध्यम से जो है इसकी व्याख्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई 3 चीजों को लिया जाता है स्पेशली। एक तो लिया जाता है स्वास्थ्य को, आपको कैसे पता चलेगा कोई गरीब है कि नहीं गरीब है? तो स्वास्थ्य को, शिक्षा को, और तीसरा है जीवन निर्वाह। ये 3 मूलभूत आवश्यकता है, जीवन निर्वाह, ठीक है। यानी जीवन निर्वाह में रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, और उसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इन सभी चीजों को लिया जाता है। अच्छा, इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है आपसे, तो याद रखिएगा दोस्तों सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कौन सी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। उसके स्तुतियों के बाद ही इसको लाया गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। करा भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत किया है? जल्दी से बताइए कौन से मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना किया? राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो राष्ट्रीय माने हो जाता है नेशनल, और विकलांग माने होता है हैंडीकैप्ड, और फाइनेंस कारपोरेशन यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कारपोरेशन, NHFC। तो इसकी स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ? तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंडर में आते हैं। अब गलती लोग नहीं पता कहाँ करते हैं, लेकिन आप अगर इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आजीविका विहीन तथा भविष्य रहित, अरे इतना मतलब उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है, अब तो जो है हर देश तारीफ करता है, ये तो पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये किसका कथन है? तो फिलहाल के लिए याद रखें UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसने अपनी रिपोर्ट में भारत को काफ़ी निराशाजनक बताया था उसकी रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये पुराना स्टेटमेंट था। अभी वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे UNDP हो, ठीक है, ये सभी क्या करने हैं? भारत की तारीफ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित को सही सुमेलित करके दिखाइए। ओडोमीटर, ओंडोमीटर, अच्छा गजब, देखिए ओडो, ओंडो, आडियो, बढ़िया किया, सब एक साथ दे दिया है ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, ठीक है। और ए मीटर भी दिया है, और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित करना। चलिए करते हैं। अच्छा, आपको दे रहा है ओडोमीटर। चलिए बताइए जल्दी से, ओडोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में दोस्तों ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पीडोमीटर खाली स्पीड को दिखाता है, पहिया कितना घूम रहा है उसके लिए ओडोमीटर। ओंडोमीटर जो होता है दोस्तों, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है ओंडोमीटर से, ठीक है, ये भी याद रखेगा। अच्छा क्वेश्चन है ओंडोमीटर। और तीसरा दे रहा ऑडियोमीटर, तो ऑडियो नाम से आपको लग रहा है कि ध्वनि तीव्रता का मापक है। और ए मीटर दोस्तों, तो ए मीटर को कहीं कहीं आप पढ़ेंगे आ मीटर भी लिखा होता है। ए मीटर को क्या लिखा जाता है? आ मीटर में। और आ मीटर जो होता है विद्युत धारा, मैंने बताया था विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन गलत दे रहा है और बोला कौन सा सही सुमेलित है। मुझे लगता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट है और ये वाला गलत सुमेलित है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब तो सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। करा निम्नलिखित में से कुछ सही सुमेलित कीजिए, जल्दी से करिए सही सुमेलित। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन छिद्र, कौन किसके कारण होता है? तो सभी को पता है दोस्तों, ओजोन में छिद्र हो रहा है CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ये सबसे आसान है, ठीक है। अब देखिए त्वचा कैंसर कैसे होता है? त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उससे त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि प्रदूषण दोस्तों, इसको तो डेसिबल कर सकते हो, ठीक है, हालांकि ध्वनि प्रदूषण अगर डेसिबल ज्यादा होगा तो ध्वनि प्रदूषण होगा। और वैश्विक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा CO2 के बढ़ने से। मैंने कूट मिला दिया है, आंसर आप खुद से देख लीजिए। करा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर देना है। चलिए जल्दी से, लैक्टोज, कार्बोनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक। तो चलिए फटाफट नीचे सेट करते हैं। टार्टरिक अम्ल के लिए क्या सही होगा भाई? टार्टरिक अम्ल के लिए ये पाया जाता है अंगूर के रस में, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा दे रहा फार्मिक, लाल चींटी जो होती है फार्मिक एसिड निकालती हैं। और कार्बोनिक अम्ल ये सोडा वाटर में होता है। लैक्टोज खट्टा दूध में, नहीं, गलती करा, एक्चुअली देखो लैक्टोज नहीं होता है, लैक्टोज तो शर्करा हो गया ना,
वो जो आपको बताना चाह रहा है वो बोलना चाहिए उसको कि लैक्टिक एसिड बोलना चाहिए, लैक्टोस बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर लैक्टो बोल रहा है तो लैक्टोबैसिलस बोले, या तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बोले या तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बोले, तब वो चीजें जो होती हैं खट्टे दूध में पाई जाती हैं। लैक्टोस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लैक्टोस तो शर्करा का प्रकार है, लैक्टोस फ्रक्टोस ये सब क्या है, ये सब शर्करा में आते हैं, ठीक है। तो दूध से जो दही बनता है जब वो खट्टा हो जाता है दूध, या छाछ बनता है या पनीर निर्माण होता है, तो उसमें कौन सा जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया होती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, उसकी वजह से खराब होता है, उसके वजह से दूध खट्टा होता है, या फिर उसके वजह से ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ये आप बोले तो सही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। अब देखिए कहाँ आदमी इतना ध्यान से पढ़ नहीं पाएगा, उसको लैक्टिक एसिड और लैक्टोस में कहाँ इतना ज्यादा डिफरेंस करेगा। अगर आप इत्मीनान से पढ़े तब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, जल्दी से बताइए नोबेल तेल किसको कहते हैं। तो याद रखिए TNG को दोस्तों नाम दिया गया नोबेल तेल का, पता है ना TNG को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं। टी माने होता है ट्राई नाइट्रो हो जाएगा, जी माने होता है ग्लिसरीन, ठीक है। तो याद रखिए ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन ये एक तरह का रंगहीन तैलीय तत्व होता है, ठीक है। और इस्तेमाल इसका कहाँ किया जाता है, तो बम वगैरह बनाने में, जैसे डायनामाइट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको नोबेल का तेल भी कहा जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने इसका खोज किया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TNG ज्यादातर लोग यहाँ पर TNT टिक करते हैं, ठीक है। TNT नहीं होगा दोस्तों, लास्ट में ग्लिसरीन रखिएगा क्योंकि तैलीय तेल होता है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सीटेन संख्या और ऑक्टेन संख्या पढ़ाया हूं आपको ना, चलिए बताइए सीटेन संख्या किसके लिए होता है और ऑक्टेन संख्या किसके लिए होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीटेन संख्या जो होता है डीजल के लिए गुणवत्ता को मापने के लिए होता है, जबकि ऑक्टेन संख्या जो होता है ये पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए होता है। अब जल्दीबाजी में आप उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। उठा के सीटेन आ गया तो पेट्रोल पे टिक कर दिया, नहीं ये काम मत करिएगा। याद रखिए ये क्यों होता है, तो गुणवत्ता की को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कितना अच्छा गुणवत्ता है ये प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है। करा अधिरक्तस्राव है, अधिरक्तस्राव क्या होता है जल्दी से बताइए। अधिरक्तस्राव क्या है, करा एक जीवाणु घटित रोग है, ठीक है, या फिर एक विषाणु घटित रोग है, या फिर प्रदूषण घटित रोग है, या कोई अनुवांशिक विकार है। तो याद रखिए दोस्तों, जो अधिरक्तस्राव है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइपोमोफिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मानव में होने वाला एक लिंग संलग्न रोग आप कह सकते हो, अधिरक्त विकार, ठीक है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बदलता रहता है, और जब भी कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है तो याद रखेंगे कि इसका रक्तस्राव बंद नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी वाली कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। वंशानुगत होता है, ये भी याद रखिए। तो यह अनुवांशिक विकार है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। पादप मतलब जो पौधों का हार्मोन है, सॉरी नहीं कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन, ये तो आदमियों में होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायराइड वाला, थायराइड ग्लैंड घेगा रोग वाला याद है आपको। साइटोकाइनिन दोस्तों, तो याद रखिए पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, ठीक है। इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है, ये आप जानते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। दोस्तों 4-6 का नाम तो आपको आना चाहिए, जैसे ऑक्जिन याद रखिए, ऑक्जिन ये भी एक तरह का पादप हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। और इसके अलावा एब्सिसिक होता है, एब्सिसिक, ठीक है, एब्सिसिक भी होता है, और जिबरेलिन्स होता है, ठीक है। ये सब होता है। एथिलीन देखते हैं जिससे पौधा पौधों के फलों को पकाया जाता है, एथिलीन, वो भी एक तरह का पादप हार्मोन है, कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। भाई ये विटामिन ए जो है जाकर कहाँ स्टोर होता है मानव शरीर में, तो याद रखें दोस्तों ये हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, इसको रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल, ठीक है। और यह मानव शरीर में जो लीवर होता है, यकृत जो होता है वहाँ पर भंडारित होता है, ठीक है। और साथ ही साथ वसा में घुलनशील होता है, ये भी याद रखिए। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होना, आंख संबंधी जो भी रोग होते हैं वो इससे होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन ए की कमी अगर किसी व्यक्ति को, तो कौन सा उसको चीज़ दिया जाना चाहिए जिससे ये पूर्ति जल्दी हो जाए, तो याद रखिए मछली के लीवर ऑयल का तेल, ठीक है, फिश लीवर ऑयल जो होता है, ठीक है, उसको देने से ये हो सकता है मेंटेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हालांकि कुछ पुराने नए क्वेश्चन का मिश्रण था। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 4-5 दिनों तक इस तरह की सीरीज चलेगी, ताकि पीछे हम लोग जो कुछ पढ़े उसका एक बार रिवीजन हो सके, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो क्वेश्चन नए रहा करें उनका रिवीजन जरूर कराया करिए, तो इसी पर्पज से है। और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सीरीज। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।